हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पेज चैनल जुडिशरी 009। तो इंडियन एविडेंस एक्ट को आगे करने की कोशिश करते हैं अपने सेक्शन 7, 8, 9। सेक्शन 7, 8, 9 जनरली सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की बात करते हैं। सेक्शन 7 अगर देखोगे तो लास्ट सीन थ्योरी का जो प्रिंसिपल है ये यहीं से निकलता है, और इसमें जो चीज़ें दी गई हैं जैसे 3 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है: ओकेजन, कॉज, अफेक्ट, इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू, या फैक्ट कॉन्स्टिट्यूट एनी स्टेट ऑफ थिंग और अंडर विच दैट फैक्ट हैज़ बीन अकर्ड, और उसके बाद आता है अफोर्डेड एंड अपॉर्चुनिटी फॉर देयर अक्रेंस और ट्रांजैक्शन। अब देखिए, इसका अगर टेबल नहीं बनाओगे तो आप इसको याद नहीं कर पाओगे। सेक्शन 7 में 3 चीज़ें हैं, आउटराइटली आपने वैसे लिख लेना ऊपर। क्या क्या? जैसे ओकेज़न, कॉज, अफेक्ट, और ये तीनों चीज़ें इमीडिएट हो सकती हैं या अदरवाइज हो सकती हैं। और ये किससे इनका रिलेशन हो सकता है? ऑफ रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू से। देखिए, सबसे पहले फैक्ट विच आर ओकेजन, कॉज, अफेक्ट, इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। फैक्ट कॉन्स्टिट्यूट स्टेट ऑफ थिंग अंडर विच दे हैपन्ड, और दूसरा और अफोर्डेड एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ देयर अक्रेंस और ऑफ देयर ट्रांजैक्शन रेलिवेंट। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं अपने। कॉज का मतलब क्या होता है? कॉज का मतलब होता है जैसे आपने इमीडिएट जो आपका रिएक्शन होता है कि जैसे उसने उसका कत्ल क्यों किया, क्योंकि उनकी लड़ाई हुई थी। तो कॉज क्या? लड़ाई। अगर मान लो किसी कोर्ट में ये फैक्ट आता है कि क्या वेदर ए मर्डर बी, और उसमें एक फैक्ट ये भी है कि इससे पहले इनकी लड़ाई हुई थी, तो ये मारने का पर्पज़ कॉज क्या था? उसकी लड़ाई। तो वो जो लड़ाई है वो कॉज है फैक्ट इन इशू से रिलेटेड। फैक्ट इन इशू क्या है कि क्या ए ने बी को मारा है। तो अगर ये कॉज एस्टेब्लिश हो जाता है तो उसको रेलिवेंट फैक्ट मानेंगे उस पार्टिकुलर केस के लिए। उसका अफेक्ट, हम मान लो एक अफेक्ट है कि एक जगह पे ए ने बी का मर्डर किया और वहाँ पे ए के फिंगरप्रिंट पाए जाते हैं। फिंगरप्रिंट पाने का मतलब आप उसका अफेक्ट कि वो बंदा वहाँ पे पक्का गया होगा, तभी ये चीज़ वहाँ पे उसके फिंगरप्रिंट पहुँचे हैं। उसका जाना ये अफेक्ट डाल रहा है कि उसकी प्रेजेंस, उसके फिंगरप्रिंट अफेक्ट डाल रहे हैं उसकी प्रेजेंस की। तो ये अफेक्ट से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए ये फिंगरप्रिंट वाले सारी चीज़ें इसी से निकली हैं। अब आ जाओ अफेक्ट। ये तो अफेक्ट हो गया, कॉज हो गया। ओकेजन, अब देखिए ए बी सी तीनों एक ढाबे पे जाते हैं खाना खाने के लिए, जिसमें से सी का मर्डर हो जाता है। सी एक जगह के मरा हुआ पाया जाता है। तो सबसे पहले जो स्टोरी इस तरह से अगर बनी है तो सबसे पहले जो निशाना किसकी साइड जाएगा? या तो ए ने मारा है या बी ने मारा है। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसी ओकेजन थी। अदरवाइज एक चौथा बंदा जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सिंगापुर में बैठा है उसके पास ऐसी ओकेजन थी नहीं थी। तो जिस बंदे की वहाँ पे ओकेजन थी, अगर ऐसा फैक्ट है कि वो वहाँ पे था, जैसे लास्ट सीन थ्योरी उसी से निकली है कि जो बंदे मिल के एक जगह जाते हैं जिसमें से एक बंदा कहीं पे मरा पाया जाता है। तो लास्ट सीन थ्योरी क्या कहती है कि लास्ट में, सबसे लास्ट में किन किन बंदों को आपने साथ में देखा था। अगर वो साथ में देखा था तो ये एक ओकेजन थी, वो बंदा इसको मार सकते थे। या अगर प्लेन सर्कमस्टेंस ये कहते हैं कि उन्होंने पक्का, उनको या तो पता है किसने मारा है, या उन्होंने मारा है, या उनकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के साथ ही इसको किसी और के द्वारा मारा गया।
तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कोर्ट के ध्यान में पक्का जाएगी। अगर कोई एविडेंस ऐसा आता है जो इस चीज़ को आगे लेके आता है तो कोर्ट उसको रेलिवेंट मान सकती है। क्यों? क्योंकि ये ओकेज़न को बताती है कि उनके पास ऐसी ओकेज़न थी। अब देखिए, क्या आप लास्ट सीन थ्योरी के ऊपर, मान लो वही 3 बंदे गए थे, एक बंदा मरा पाया गया, क्या इसी प्रिंसिपल के तहत बाकी 2 बंदे की लाइबिलिटी फिक्स कर सकते हो? आपके पास और कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ लास्ट सीन का थ्योरी का एविडेंस है कि ये बंदे वहाँ पे थे जब उसका सबसे लास्ट में वही बंदे इसके साथ गए थे। तो कोर्ट एक केस है अंजन कुमार शर्मा SARMA, शर्मा नहीं शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ असम। अंजन कुमार शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ असम। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2014 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लास्ट सीन थ्योरी along with absence of satisfactory explanation cannot a sole basis of convicting accused। लास्ट सीन थ्योरी थी, उनसे पूछा गया अक्यूज, जो जिनको अक्यूज बनाया गया, कि क्या आप सबसे लास्ट में इसके साथ पाए गए थे, आपके ऊपर हम 302 का चार्ज लगा रहे हैं, आपके ऊपर आप इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दो रहे हैं। लेकिन वो जो उनकी वो एक्सप्लेनेशन है जो भी है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो ये दोनों ग्राउंड होते हुए भी आप उनको ये सज़ा नहीं दे सकते। लेकिन ये रेलिवेंट फैक्ट है, अगर कोई और सर्कमस्टांसेस के साथ जुड़ जाते हैं तो उनकी कन्विक्शन भी हो सकती है। तो इस तरह से चीज़ें देखनी है। अब उसमें एक चीज़ है स्टेट ऑफ थिंग। इसका क्या मतलब है? अब स्टेट ऑफ थिंग है कि ये बैकग्राउंड बताता है कि प्रिंसिपल फैक्ट कैसे हुआ था। केस में स्टेट कर, हाँ जी, अंजन कुमार शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ असम, स्टेट ऑफ असम केस है। अब देखिए, इसमें बाकी चीज़ों को अगर देखोगे कि स्टेट ऑफ थिंग का मतलब क्या है। अब स्टेट ऑफ थिंग का अगर देखिए, एक बंदा है, उसकी वाइफ की डेथ हो गई है, और एक फैक्ट उसमें ये है कि ये बंदा अपनी वाइफ को लाइक नहीं करता था, उससे झगड़ा करता रहता था। तो दूसरी चीज़ ये है कि जिस दिन ये इसकी डेथ हुई है, इसकी वाइफ की, इसको मरा पाया गया इसके घर में, इसकी उस दिन भी लड़ाई हुई थी। तो ये स्टेट ऑफ थिंग बताती हैं अंडर विच दैट हैपन्ड, कि पहले लड़ाई होना, बाद में उस बंदे का मरा पाना। तो इसका मतलब कोई ना कोई तो कनेक्शन है। ये स्टेट ऑफ थिंग एक दूसरे से इस तरह से अटैच है कि पार्टिकुलर हर रोज़ उनकी लड़ाई होती थी और एक दिन उसका मर्डर हो गया। तो कोई ना कोई तो कनेक्शन है। और अपॉर्चुनिटी यहाँ पे विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर अक्रेंस और ट्रांजैक्शन। मतलब अगर मान लो एक बंदा अटैची लेके जा रहा है, अटैची में पैसे हैं, और वो सबको दिखाता जा रहा है कि मेरी अटैची में पैसे हैं, तो जिन जिन को वो दिखा रहा है उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है ना, बिल्कुल है, क्योंकि उन्हीं को पता है कि इसके बैग में पैसे हैं। उसको अगर वो लूट लेते हैं, किसी ने उसको लूट लिया, तो ये फैक्ट अगर कोर्ट के सामने आता है कि उस पार्टिकुलर मोमेंट में किसके पास ये अपॉर्चुनिटी थी उसको लूटने की, जो बंदा उसका रिश्तेदार है, जो बंदे के पास ये इन्फॉर्मेशन है कि उसके बैग में पैसे हैं, जो बंदे को उसने बता रखा है कि इसके पास पैसे हैं, वो सारी चीज़ें अगर कोर्ट के पास कोई एविडेंस लेके आता है तो कोर्ट उसको अपॉर्चुनिटी के प्रिंसिपल में लगाते हुए उसको रेलिवेंट ठहराया जा सकता है। अब आ जाओ, इसको चीज़ को समझने की कोशिश करो। फैक्ट विच ओकेजन कॉज अफेक्ट इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू, फैक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट a state of thing under which that happened or afforded a ground for their afforded a opportunity for their occurrence or for their transaction is relevant। कितना सिंपल है, इसको इस तरह से याद करिए। सेक्शन 7 को अगर याद करोगे तो कोई भी आजकल सिस्टम ये है कि एग्ज़ाम में पीटी में कोई ऐसी एक चीज़ डाल देंगे, कोई ऐसा वर्ड डाल देंगे जो पूछ लेंगे ये किस सेक्शन में अवेलेबल है, किस सेक्शन में ये है। तो अगर आपने सेक्शन को अच्छे से याद कर रखा है, अच्छे से उसको आपको पता है कि इसके कैसे कैसे इसको समझना है, तो आपको आसानी रहेगी। उसके बाद अगर सेक्शन 6 की जो इलस्ट्रेशन देखोगे तो वहाँ पे अपने थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। इलस्ट्रेशन फर्स्ट मैं पढ़ने जा रहा हूँ। द क्वेश्चन इज़ वेदर ए रॉब्ड बी।
उसके बाद द फैक्ट डैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी बी वेंट टू अ फेयर विद मनी इन हिज पोजेशन, जो मैंने एग्जांपल दी आपको वो टैची वाली, इसमें बंदे की रॉबरी हो गई। अब रॉबरी से जस्ट पहले वो बंदा शॉप में जाता है, एक फेयर में जाता है, मेले में जाता है, मनी उसके पोजेशन में है, एंड डैट ही शोड इट, वो सबको शो कर रहा है उसके पास मनी है, और मैंशन द फैक्ट डैट ही हैड इट, और जहाँ तीसरे बंदों को बता रहा है कि उसके पास मनी है, तो टू थर्ड पर्सन आर रेलिवेंट, ये रेलिवेंट रहेगी। रेलिवेंट क्यों रहेगी? क्योंकि जिन जिन को वो बता रहा है उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है उसको लूटने की, उसको उसके उसको लूटने के लिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने की, या खुद लूटने की, या जो भी ऑफेंस उससे रिलेटेड करने की, रॉबरी करने की। उसके बाद आ जाओ बी, इसकी एग्जांपल। बी कहता है द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी, तो marks on the ground produced by struggle at or near the place where the murder was committed are relevant fact। अब देखिए मर्डर होगा, वहाँ पे इंप्रेशन पड़ेंगे नीचे कि जो ग्राउंड पे मार्क्स पड़ते हैं, तो ये क्या बताता है? ये उसका अफेक्ट बताता है कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ तो है, एक फैक्टिंग इशू है, क्या उसकी उसके साथ लड़ाई हुई थी, एक जगह पे उसके मार्क्स पाए जाते हैं, इसका मतलब ये उसका अफेक्ट लड़ाई का अफेक्ट वहाँ पे बता रहा है। तो हमें वहाँ से चीज़ें, ये रेलिवेंट, अगर कोई विटनेस आता है कि फ़ोटोग्राफ सामने आते हैं, तो वो सारे अफेक्ट की श्रेणी में डालते हुए उसको रेलिवेंट ठहराया जा सकता है और उसका एविडेंस आ सकता है, क्योंकि वो रेलिवेंट है, रेलिवेंसी में फॉल कर रहा है सेक्शन 7 में। तो ये जो बी वाली इलस्ट्रेशन है, ये एक केस के ऊपर बेस्ड है, आर वर्सेस रिचर्डसन के केस के ऊपर। तो ये लिख लीजिए, जो बी इलस्ट्रेशन है सेक्शन 7 की, वो आर वर्सेस रिचर्डसन के केस के ऊपर बेस्ड है। ये कई बार पीटी में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद आती है इलस्ट्रेशन सी। द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजनड बी, तो उसमें द स्टेट ऑफ बीज हेल्थ बिफोर द सिम्टम्स अस्क्राइब्ड टू पॉइजन एंड हैबिट ऑफ बी नोन टू ए। अब देखिए, अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या एक बंदे को पॉइजन दी गई थी? अब उसमें उसके घर पे जो नौकर है उसको पता है ये इसकी सारी हैबिट्स, इसका सारा रूटीन उसको पता रहता है। अब पक्का उसके पास इतना तो वो अपॉर्चुनिटी है कि उसमें पॉइज़न वो मिला सकता था, उसके पास ये ऐसी ओकेजन थी कि उसमें वो पॉइज़न मिला सकता। तो सबसे पहला जो शक किसके ऊपर जाएगा? उसके सर्वेंट के ऊपर। तो ये यही केस है। The state of bee's health before the symptom ascribed to poison and habit of bee known to A which afforded an opportunity for the administration of poison are relevant fact। तो ये relevant fact रहेंगे अगर उसको अपने accused बनाते हैं और बीच में ये अपना प्रिंसिपल ले जाते हुए अपना उसका एविडेंस देते हैं कि उसके पास उस दिन वो प्रेजेंट था जिस दिन उसकी डेथ हुई है, और इसको इस चीज़ों की हैबिट और ये उसके खाने वगैरह में जो भी इसको यही देता था, तो ये सारी चीज़ें रेलिवेंट रहेंगी। और ये सी वाली जो इलस्ट्रेशन है, ये एक केस के ऊपर बेस्ड है। केस का नाम लिख लीजिए, आर वर्सेस डनलम, डी आर वर्सेस डनलन, DONLLAN, ये वाला केस है। ये कभी पीटी में पूछ लेते हैं। तो सेक्शन 7 हो गया। तो सेक्शन 7 में ज़्यादा लोड लेने की बात नहीं है, लास्ट सीन थ्योरी इसी पे प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और इस चीज़ों को वैसे वैसे आपने समझना है जिस तरह से मैंने आपको बताया, इसका चार्ट बनाना है। उसके बाद आ जाओ सेक्शन 8। सेक्शन 8 में बेसिकली 3 चीज़ों की बात की गई है, मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट की। और अगर देखोगे मोटिव और प्रिपरेशन जो है वो किस से रिलेटेड है। अब देखिए, एनी फैक्ट इज़ रेलिवेंट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट क्या, मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। अब देखिए, एक फैक्ट है जो रेलिवेंट है, इसीलिए जो शो कर रहा है या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है किस चीज़ को, 2 चीज़ों को, या तो वो कर रहा है मोटिव को या प्रिपरेशन को, किसका, फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। और दूसरा कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी
और एजेंट ऑफ एनी पार्टी, किसके, इन रेफरेंस टू एनी सूट और प्रोसीडिंग, क्योंकि पार्टी एजेंट एक इन रेफरेंस टू सूट और प्रोसीडिंग के होंगे, और इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। अब कंडक्ट एक तो हो गया पार्टीज़ का, जो उस सूट या प्रोसीडिंग में पार्टीज़ रहेंगी, या उनके एजेंट जो होंगे उस पार्टिकुलर पार्टीज़ के जो एजेंट रहेंगे उनका कंडक्ट, वो भी रेलिवेंट है, पार्टी का भी रेलिवेंट है। और कंडक्ट तीसरा किसका रेलिवेंट है, अगेंस्ट होम ऑफेंस हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग, मतलब विक्टिम का कंडक्ट भी इसमें रेलिवेंट रहेगा। और इसमें अगर देखो, ऑफ एनी पर्सन एन ऑफेंस अगेंस्ट होम इज द सब्जेक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग सच इफ सच कंडक्ट इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंस बाय फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। तो इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मोटी मोटी चीज़ें, मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट की बात की गई है। कंडक्ट प्रीवियस कंडक्ट हो सकता है एट द टाइम ऑफ डूइंग थिंग, जो जिस टाइम पे आपने घटना करी है वो कंडक्ट हो सकता है, और सब्सीक्वेंट कंडक्ट हो सकता है। प्रीवियस कंडक्ट जो एट द टाइम ऑफ डूइंग थिंग वो वाला कंडक्ट, एंड सब्सीक्वेंट कंडक्ट, ये तीनों कंडक्ट रेलिवेंट है किस किस के, पार्टीज़ के, और पार्टीज़ के एजेंट के, और विक्टिम के। विक्टिम कौन, जिसने केस कर रखा है और जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है। एन ऑफेंस अगेंस्ट होम इज़ द सब्जेक्ट ऑफ प्रोसीडिंग, इसका मतलब विक्टिम निकलता है कि जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है उसका कंडक्ट भी, जो इन्फ्लुएंस कर रहा है फैक्ट इन इशू को या रेलिवेंट फैक्ट को, या जिससे फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट इन्फ्लुएंस हो रहा है, सारी चीज़ें। और प्रीवियस और सब्सीक्वेंट और एट द टाइम डूइंग वो वाला सारी चीज़ें रहेंगे। तो बड़ा आपने इस ध्यान से चीज़ देखनी है। उसके बाद इसमें एक केस लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, केटी पलन्नी स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2008 सुप्रीम कोर्ट का केस, बड़ा इंपॉर्टेंट केस लॉ है। इस पर वो पीटी में कई बार पूछ लेते हैं। केटी पलन्नी स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा समझते भी हैं पहले तो। देखिए दो बंदे थे, एक का लाइफ इंश्योरेंस उसने करा रखी थी, और दूसरा बंदा जो उसका भतीजा था या उसका लड़का था, उसने उसको एक दिन मार दिया। जब किसी उसको अक्यूज्ड बनाया गया तो कोर्ट के सामने ये था कि इसने क्यों मारा, सबसे पहले आएगा भी क्यों मारा। तो उसमें मोटिव उसका ये था कि इसने लाइफ इंश्योरेंस के पैसे लेने थे। तो जो वो उसका मोटिव है वो रेलिवेंट माना जाएगा सेक्शन 8 में। उसके बाद जब उसने मार दिया, उसके बाद वो चिल्लाना उसने शुरू कर दिया, अरे मेरे घर पे कोई चोर घुसा है, उसने मुझे मार दिया, ये वो कर दिया। उसका जो वो कंडक्ट होगा उस टाइम का, अब देखिए इसमें सेक्शन 8 में जो अक्यूज्ड का कंडक्ट है वो रेलिवेंट नहीं माना जाता। पहली बात, इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टी का, जो उस केस की पार्टीज़ हैं उन्हीं का ही माना जाएगा। तो अक्यूज्ड का कंडक्ट कहाँ पे, वो सेम ट्रांजैक्शन में फॉल कर सकता है, किसी और सेक्शन में फॉल कर सकता है, वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन सेक्शन 8 अक्यूज्ड के कंडक्ट की बात नहीं करता है। लेकिन उसके बाद प्रिपरेशन, अब मान लो एक घर पे चोरी होनी थी, और अक्यूज्ड पर्सन ने पहले क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक जगह बैठे हथियार जोड़ने शुरू किए। हथियार छोड़ के जब शुरू किए तो वो एक सीसीटीवी कैमरे में उनकी वो वीडियो बन गई कि वो जब हथियार जोड़ के वो मीटिंग कर रहे थे, सारी चीज़ें। उसके बाद पड़ोस में जब उन्होंने रॉबरी उसको घर को लूटा, तो उस घर में भी एक उनका चेहरे आ गए थे। तो बाद में वो जब उसकी जो पिछले वाली सीसीटीवी थी जहाँ पे उन्होंने प्रिपरेशन करते हुए पाया गया, तो वो प्रिपरेशन वाली वीडियो यहाँ पे रेलिवेंट होगी हमारे केस के लिए। क्यों? क्योंकि ये हमें बताती है कि वो जो फैक्ट इन इशू की को करने के लिए इन्होंने जो प्रिपरेशन की है, इस सीसीटीवी जो है ये उसका एविडेंस है। तो ये रेलिवेंट सेक्शन 8 में पाई जाएगी। उसके बाद प्रिपरेशन मोटिव हो गया। उसके बाद कंडक्ट, जब विक्टिम को आपने मारा, जैसे मैंने 2013 में जो रेप केस और वो गैंग रेप वाला केस हुआ था, जिसके बाद CRPC IPC एविडेंस एक्ट में काफ़ी अमेंडमेंट आई थी वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद, वर्मा कमेटी बनाई गई थी। उसमें क्या हुआ था, जैसे उनको मेल और फीमेल जो थी दो,
मेल और फीमेल दोनों को नेक्ड करके बाहर बस से गिरा दिया गया था। अगर वो लेडी, अगर कोई बंदा वहाँ पे और होता और लेडी उसको अब कुछ चीज़ें बताती, इवन दो कि वो डाइंग डिक्लेरेशन में आ जाना था, अगर वो उसके बाद उसकी डेथ हो जाती तब भी हो जाती, लेकिन इस केस में नहीं हुई थी। लेकिन अगर तो वो उसको बताती अपना कॉज ऑफ डेथ किसी बंदे को, वो तो डाइंग डिक्लेरेशन में फॉल कर जाना था। अगर मान लो वहाँ पे वो एक स्टेटमेंट दे देती कि बहुत गलत हुआ और ये बंदों ने मेरे को ये कर दिया और जिससे मैं बहुत ज़्यादा मान लीजिए उसमें अपना कंडक्ट अपनी बॉडी का इस तरह से शो कर रही है कि वो उसका जो सब्सीक्वेंट कंडक्ट है वो रेलिवेंट माना जाएगा। अगर वो कुछ भी बताता है उसमें, वो लेडी उस जो वहाँ पे विटनेस बनता है उसको कुछ ऐसी चीज़ बताती है रेलिवेंट, तो उसका वो कंडक्ट है उस टाइम का वो रेलिवेंट माना जाएगा। उसी के बाद वो चाहे वो प्रीवियस कंडक्ट है कि वो जो घटना किस तरह से घटी, उस टाइम उस बंदे का कंडक्ट क्या था और उसमें किस किस चीज़ें किस किस तरह से चीज़ें हुई, वो सारा कंडक्ट का अगर वो कुछ एविडेंस लेता है कि उस टाइम हम बिल्कुल आसानी से बैठे हुए थे और ये अचानक ये आया और ये बोला, हमने इसको चिल्लाए भी कि ये भाई ऐसा क्यों कर रहा है तू, तो ये वाला जो कंडक्ट होगा जो लोगों ने देखा या आपने किया या जो लोगों ने जज किया कि उस टाइम पे इस तरह का ये कंडक्ट था, उससे ये पता चल सकता है कि कोई ना कोई घटना पक्का हुई है और किसी ने की है। किसी का चिल्लाना रात में, तो इसका क्या निकलता है कि बंदे का कंडक्ट ऐसा चिल्ला रहा है तो कोई ना कोई घटना पक्का हुई है, तो सेक्शन 8 में वो रेलिवेंट रहेगा अगर उसका कोई विटनेस बनता है। तो उसके बाद आ जाओ सेक्शन इसकी एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि कंडक्ट हम किसे कहेंगे। द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स। तो कंडक्ट हमारे बॉडी इम्प्रेशन को मानते हैं, स्टेटमेंट को नहीं मानेंगे कि कोई बंदा स्टेटमेंट दे रहा है कि यार ये बंदे ने मुझे इस तरह से बोला था, तो ये कंडक्ट में नहीं आएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट हो सकती है। कंडक्ट में कैसे होगा, आपने क्या रिएक्ट किया अपनी बॉडी के साथ, एक्सटर्नल एक्सप्रेशन आपकी बॉडी के क्या थे, दैट इज़ कॉल्ड कंडक्ट। उसके बाद वो कहते हैं कि हम स्टेटमेंट को भी कंडक्ट मान सकते हैं, लेकिन तब मानेंगे जब वो स्टेटमेंट अकम्पनिंग एंड एक्सप्लेन एक्ट्स, जब वो आपका स्टेटमेंट है जो एक किसी एक्ट को बयान कर रहा है। किस तरह से, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने मुझे मारा, उसके अगेंस्ट ये कर दो। अगर तो वो सिंपल स्टेटमेंट है, सिर्फ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो कंडक्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन वो कंडक्ट की श्रेणी में तब आएगा अगर मैं किसी एक्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये चीज़ें किस तरह से हुई हैं। उसने मुझे पकड़ा, मैंने उसको खींचा, उसने मुझे खींचा, फिर उसने मुझे मारा, मैंने उसको मारा, ये है तो स्टेटमेंट, लेकिन इससे मैं एक एक्ट के बारे में बता रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें रेलिवेंट होंगी। Other than the statement, but this explanation is not affect the relevancy of statement under any other section of the act। तो ये कहता है कि अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट अदरवाइज रेलिवेंट कहीं पे है तो हम उसको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन कंडक्ट में स्टेटमेंट का कोई जगह नहीं है अनलेस एंड अनटिल वो स्टेटमेंट जो है किसी एक्ट को बयान कर रही है, किसी एक्ट को जो स्टेटमेंट अकम्पनिंग और एक्सप्लेनिंग एक्ट कर रही है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, बट दिस एक्सप्लेनेशन इज़ नॉट टू अफेक्ट द रेलिवेंसी स्टेटमेंट्स ऑफ एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट, ये हम सेक्शन 21 के क्लॉज 2 को इसके साथ पढ़ सकते हैं जो हमें बताएगा इसके बारे में। सेक्शन 21 का क्लॉज 2 अगर देखोगे तो वहाँ पे एन एडमिशन में भी प्रूव्ड, अब देखिए admission may be proved by or on behalf of the person making it if it consists of the statement of the existence of any state of mind or body। अब देखिए मैं कह रहा हूँ कि अरे मैं अपने घर से बाहर आ रहा हूँ और मैं ऐसे चला रहा हूँ, अरे मुझे मार दिया, अरे मुझे मार, मैं ऐसे करके चला रहा हूँ, तो ये मेरा कंडक्ट जो होगा ये कहाँ पे रेलिवेंट होगा, ये रेलिवेंट होगा सेक्शन 8 में। और अगर वो उस टाइम पे मेरा स्टेट ऑफ माइंड ये था कि किसी ने मुझे मारा था, इसीलिए ये मेरा स्टेटमेंट ऐसी थी, इसीलिए ये मेरा कंडक्ट था, अगर वो स्टेटमेंट ऐसी थी कि वो कंडक्ट को और मेरे एक्ट को इस तरह से बयान नहीं कर पा रही, तो वो सेक्शन 21 के क्लॉज 2 में
भी फॉल कर रहेगी अगर वो कह रहेगा कि यार मैंने उसको पहले थोड़ा सा मारा, क्या वो उसने तो मुझे बहुत मारा यार, मैं तो मर गया यार, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं ये भी एडमिट कर रहा हूँ कि मैंने भी उसको मारा था। तो इसमें यही कर रहा है कि एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ एग्जिस्टेंट, कि उस टाइम मेरा स्टेट ऑफ माइंड ये था और बॉडी था, या रेलिवेंट और इन इशू मेड एट अबाउट द टाइम व्हेन सच स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी एग्जिस्टेड एंड अकम्पनीड बाय कंडक्ट रेंडर इट फॉल्सहुड इम्प्रोबेबल। क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें होती हैं, इसमें ट्यूटरिंग होने के चांस कम होते हैं। और ये अब किसी को कोई मारेगा तो वो चिल्लाता चिल्लाता बाहर आएगा और उसमें वो अपनी बॉडी के इंप्रेशन इस तरह से दे सकता है, उसमें कई चीज़ें एडमिट भी हो सकता है। अरे यार मैंने, उसने मुझे इस तरह से इसलिए मारा क्योंकि यार मैंने तो सिर्फ उसको पकड़ा ही था, मैंने तो सिर्फ उसको चांटा ही मारा था और उसने तो मुझे ये कर दिया और उसने मुझे ये कर दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये आपका कंडक्ट बताएगी। एडमिट भी कर रहे हो आप चीज़ों को तो वो सेक्शन 21 के क्लॉज 2 में देखी जाएगी। तो इस तरह से चीज़ें आपने देखनी है। सेक्शन जो है 8 का जो एक्सप्लेनेशन 1 है वो हो चुका है। उसके बाद आ जाओ एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलिवेंट एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग विच अफेक्ट सच कंडक्ट इज रेलिवेंट। अब देखिए, मान लीजिए एक बंदे ने कहीं पे अपराध किया है और वो एक जगह पे जाके बैठ गया और मेरे को पता चला, मैंने कहा भाई वहाँ पे जो अपराध हुआ है ना, मेरे को पता इसी ने किया है, मैंने कहा वहाँ पे जो अपराध हुआ है ना, पुलिस को पता चल गया वो यहाँ पे आ रही है, मैंने इतना ही कहा और वो बंदा भाग लिया देख के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। तो जो उसका कंडक्ट है, मेरी बात स्टेटमेंट देने के बाद अगर उसका उस स्टेटमेंट से उसका इन्फ्लुएंस हो रहा है तो ये रेलिवेंट माना जाएगा। मेरी ये स्टेटमेंट रेलिवेंट, उसका कंडक्ट ये रेलिवेंट माना जाएगा। अब इसको दोबारा पढ़ो। व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलिवेंट एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग विच अफेक्ट हिज कंडक्ट इज रेलिवेंट। तो इस तरह से चीज़ें देखनी है और ये इलस्ट्रेशन काफ़ी लंबी हैं और अगर मैं पढ़ूंगा तो अपनी क्लास काफ़ी लंबी जा सकती है। तो उसके बाद मैं अपने सेक्शन 9 को शुरू करता। अगर आपके कुछ इसमें डाउट्स रहेंगे या आपको लगता है कि इसमें मेरे को पढ़ाना चाहिए था और भी, तो आप मुझे डाउट अपने भेज सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने इसको देखेंगे। उसके बाद आता है सेक्शन 9। देखिए सेक्शन 9 बेसिकली 3 चीज़ों की बात करता है। पहला, फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस, या तो एक्सप्लेन कर रहा है कोई फैक्ट को, कोई चीज़, या इंट्रोड्यूस कर रही है, पहला। दूसरा पॉइंट, विच सपोर्ट और रिबट आ इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। अब देखिए, एक चीज़ एक्सप्लेन या इंट्रोड्यूस कर रही है, दूसरी चीज़ सपोर्ट कर रही है या रिबट कर दिया इन्फ्रेंस की, किसकी इन्फ्रेंस की, फैक्ट इन इशू की या रेलिवेंट फैक्ट की। ये 2 चीज़ें होगी। तीसरा, विच एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनी थिंग और पर्सन, किसी चीज़ की आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर रही है कोई चीज़, कोई फैक्ट, या कोई चीज़ पर्सन की आइडेंटिटी कर रही है, या विच फिक्सेस द टाइम एंड प्लेस, वो देख सकते हो, एट विच सच फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट हैपन्ड, कि वो बता रहा है कि किस टाइम पे किस प्लेस पे ये फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट घटा है, या विच शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ पार्टीज बाय हुम सच फैक्ट वाज ट्रांजैक्टेड। तो ये रिलेशनशिप के बारे में बताता है, ये आइडेंटिटी के बारे में बताता है, ये टाइम एंड प्लेस के बारे में भी बताता है, ये चीज़ें एक्सप्लेन भी कर रहा है, ये चीज़ें इंट्रोड्यूस भी कर रहा है, ये चीज़ें रिबट भी कर रहा है, ये चीज़ें सपोर्ट भी कर रहा है। इसमें इतनी चीज़ें हैं। अब देखिए, अब जो चीज़ें अब हम कर रहा हूँ कि विच फैक्ट एक्सप्लेन का मतलब क्या है। एक्सप्लेन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो बैकग्राउंड के जो चीज़ें, सारी चीज़ें बताएं कि ये चीज़ें होने का कारण क्या था, एक्सप्लेन करे चीज़ों को। और इंट्रोड्यूस का मतलब उसका बैकग्राउंड के बारे में बताए कि ये इसका कारण ये रहा था। अब इसकी इलस्ट्रेशन अगर पढ़ोगे, द क्वेश्चन, अगर इसकी फर्स्ट वाली पढ़ोगे, एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन मैं फर्स्ट पढ़ने जा रहा हूँ इसकी। अ क्वेश्चन इज वेदर ए गिवन डॉक्यूमेंट इज अ विल ऑफ ए स्टेट ऑफ एज प्रॉपर्टी एंड हिज फैमिली एट द टाइम ऑफ अलेज्ड विल
मे बी आर रेलिवेंट फैक्ट। अब जो बंदा एक मैं विल बना रहा हूँ, वो डॉक्यूमेंट विल है या नहीं है, तो ये देखने के लिए अगर मेरी कहीं पे प्रॉपर्टी पड़ी हुई है तो ही मैं विल बनाऊंगा ना, वैसे मैं विल क्यों बनाऊंगा? अब मेरी प्रॉपर्टी नहीं है तो मैं विल कैसे बना सकता हूँ? अगर मैं विल बनाई है तो इसका मतलब मेरी प्रॉपर्टी कहीं पे है, और मेरी प्रॉपर्टी कहीं पे पाई जाती है तो ये एक्सप्लेन करती है इस चीज़ को, इस फैक्ट को, कि मैं विल मैंने बनाई है। तो इस तरह से चीज़ें देखनी है। उसके बाद आ जाओ, इसकी जो बाकी वाली इलस्ट्रेशन है वो आप ज़रूर देखिए। और एफ़ वाली मैं पढ़ रहा हूँ, एफ़ वाली इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अक्सर पीटी में पूछी जाती है। सबसे लास्ट वाली एफ़ वाली, is tried for riot and is proved to have marched at the head of the mob. The cries of the mob are relevant as explanatory of the nature of the transaction. अब देखिए, एक मॉब जा रही है 10 12 15 बंदों की, उसके आगे एक बंदा है, जो बंदा आगे ललकरे कर रहा है, ये करना है वो करना है ऐसे ऐसे करके, उस उसके जो स्लोगन है उससे हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मॉब किस तरफ बढ़ रही है, या इस मॉब का मोटिव क्या है, या इस मॉब किसके बारे में है। तो वो चीज़ें एक्सप्लेन करती जा रही है, तो ये रेलिवेंट है। वो चीज़ों के जो आप बोल रहे हो कि ये करना है वो करना है, वो उसकी एक्सप्लेनेशन दे रही है, तो वो रेलिवेंट मानी जाएगी। तो ये एफ़ वाली जो एक्सप्लेनेशन है, एफ़ वाली जो इलस्ट्रेशन है, ये एक केस के ऊपर बेस्ड है। उस केस का नाम लिख लीजिए, आर वर्सेस लॉर्ड जॉर्ज गॉर्डन। आर वर्सेस लॉर्ड जॉर्ज गॉर्डन वाला केस है। तो ये पीटी में की तरह पूछ लेते हैं। उसके बाद आ जाओ सेक्शन 9 के बाकी पार्ट को अपने देखते हैं। अब देखिए, एक्सप्लेन इंट्रोड्यूस मैंने बता दिया। अब देखिए, एक जगह पे मैं था जहाँ पे कत्ल हुआ, वहाँ पे ये मेरे ऊपर एलिगेशन है कि मैंने कत्ल किया क्योंकि मैं वहाँ पे था। और दूसरा एक चीज़ ऐसी है कि मेरी उसी टाइम के ऊपर मैं मेरे पास टिकट है किसी और शो देखने की जो यहाँ से 100 किलोमीटर साइड पे है। तो यहाँ पे मैं एलिबाई ले रहा हूँ, मतलब मैं उस जगह पे नहीं था जिस जगह कत्ल है, जो मेरे ऊपर एलिगेशन है कि मैंने कत्ल किया है। एक्चुअल में वह किसी और जगह पे है क्योंकि मैं टिकट मेरे नाम की इशू हो रखी है उस वहाँ पे। तो ये उस चीज़ को क्या कर रहा है, रिबट कर रहा है इन्फ्रेंस को कि मैंने कत्ल नहीं किया है। जो 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 सिंपल क्वेश्चन है कि मैंने कत्ल किया, उसकी इन्फ्रेंस को मैं रिबट कर रहा हूँ। रिबट कैसे कर रहा हूँ? सरकमस्टांसेस के साथ। तो उसके जहाँ अगर मान लो वहाँ स्पोर्ट, अगर कोई विटनेस ऐसे आता है, उसने कहा कि यार मैंने भी इसको देखा था वहाँ पे जहाँ पे कत्ल हुआ, तो वो चीज़ को सपोर्ट कर रही है चीज़, तो ये रेलिवेंट मानी जाएगी। अब मान लो जो है विच एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनी थिंग। अब एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनी थिंग का मतलब है कि ये इस बंदे की वॉइस है या नहीं है, वीडियो चैट आपने की है, या आपकी कोई रिकॉर्डिंग है, या आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने कर रखी है कि आपने धमकी दे रखी है किसी को, और वो वॉइस रिकॉर्डिंग एज आ एविडेंस लेके आ रहा हूँ। और वॉइस सैंपल मैंने आपके जब लिए थे, तो वॉइस सैंपल वाली जजमेंट कौन सी है? लीडिंग रत्नेश कुमार सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2019 केस, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सैंपल वॉइस सैंपल ले सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सेक्शन जो आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 के अगेंस्ट नहीं होएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मान लो ये वॉइस उसकी है कि एस्टेब्लिश हो जाती, तो ये कैसा है, ये विच एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग। ये आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने के लिए इम्पोर्टेंट है ये वॉइस सैंपल। तो इस तरह से चीज़ें देखनी। उसके बाद टीआईपी सीआरपीसी में कहाँ अवेलेबल है? 54A में। तो टीआईपी कितने तरह की होती है? डायरेक्ट टीआईपी हो सकती है। टीआईपी का मतलब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। जैसे अभी यहाँ पे ऑफेंस हुआ है और आपने अक्यूज़ को पकड़ लिया। अक्यूज़ को जब पकड़ा, एक आई विटनेस था जिसने उसको देख लिया था। अक्यूज़ को पकड़ा, अक्यूज़ को पकड़ते ही उसको हवालात में ले गए। हवालात में लेने के बाद अब उसकी जिसने आई विटनेस जो उस इंसिडेंट का है, उसको पहले नहीं पता कि ये बंदा कौन है। अब उससे उसकी टीआईपी कराना चाहते हो, उसको आप उस हवालात में करेंगे। हवालात के बाद वो जेसी में चला गया, जुडिशल कस्टडी में चला गया, तो वहाँ पे आपने कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगाई कि इसकी टीआईपी कराना चाहते हैं।
सेक्शन 54A में। टीआईपी कैसे कि इसकी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराना चाहते हैं, तो या तो अक्यूज्ड मना कर सकता है कि मैं टीआईपी नहीं कराना। अगर वो मना करता है तो ये इन्फ्रेंस उसके अगेंस्ट पड़ी जाएगी। अगर वो टीआईपी के लिए मान जाता है तो उसके बाद उसकी टीआईपी कैसे होगी, उसके जैसे, उसी के जैसे कपड़े वाले, उसी के हाइट वाले 10 बंदे सामने खड़े किए जाएंगे शीशे के उस साइड, और इस साइड जो आई विटनेस है वो उसको पहचानेगा कि उस टाइम जब मैंने बंदा देखा था इन 10 में से कौन है वो। अगर उसको पहचान लेता है तो टीआईपी कंक्लूडेड मानी जाएगी कि टीआईपी हो चुकी है। और एक होती है डायरेक्ट टीआईपी, एक होती है सरकमस्टेंशियल टीआईपी। डायरेक्ट टीआईपी कि मेरे को पता है कि राम सिंह ने कत्ल किया है, मैंने सीधा ही कोर्ट को बता दिया कि राम सिंह ने किया और कोर्ट में मैंने उसको पहचान लिया। अब आ जाओ सरकमस्टेंशियल टीआईपी। सरकमस्टेंशियल टीआईपी मैंने उसको नहीं देखा है पहले, मैं अब देख रहा हूँ टीआईपी जब प्रोसीडिंग हुई है। तो इसको टीआईपी किस तरह से ढंग से हो, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर काफ़ी गाइडलाइंस हैं कि उसने किस तरह से टीआईपी करानी। एक, जैसे ही अक्यूज्ड को पकड़ लिया है आपने, उसको हवालात में रखोगे और आई विटनेस से बिल्कुल अलग रखोगे, तभी कोर्ट के सामने वो, नहीं तो अगर पहले ही वो देख गया तो बाद में वो अश्योर हो जाएगा कि यही बंदा है। और टीआईपी जब भी होगी और अगर मान लो हो जाती है तो कोर्ट ये भी एश्योर करेगा कि उस टाइम, जिस टाइम इसने पहली बार इसको देखा था मौके पे, विक्टिम ने अक्यूज्ड को, क्या इसके पास वो सफिशेंट टाइम था कि इसने इसको देख लिया था, वो भी सारी चीज़ें अश्योर करेगा ड्यूरिंग। अब मान लो टीआईपी हो गई है, टीआईपी होने के बाद भी वो कोर्ट में उसको आके ज़रूर पहचानेगा। तो अक्यूज्ड को जब विक्टिम पहचानता है तो उसके कोर्ट के सामने तो उसको भी अपने आइडेंटिफिकेशन मानते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो होती है आइडेंटिफिकेशन, उसको टीआईपी कहते हैं, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। तो इस तरह से ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, इसके ऊपर आप कन्विक्शन नहीं कर सकते, लेकिन ये कॉर्पोरेटिव वैल्यू का एविडेंस है। अगर बाकी एविडेंस सफिशेंट है तो ये कॉर्पोरेटिव रोल प्ले करता है कन्विक्शन करने के लिए। तो इस तरह से चीज़ें आपने देखी हैं। ये टीआईपी वीक एविडेंस मानते हैं जनरली, इसको इतना अच्छा एविडेंस नहीं मानते हैं। अब आ जाओ बाकी चीज़ें जो ये आइडेंटिटी पर्सन की फ़िक्स करता है जो इस सेक्शन 9 में। तो टीआईपी 54A CRPC को सेक्शन 9 के साथ पढ़ना है एविडेंस के साथ। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा है विच एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, तो ये कहाँ क्या उसकी टीआईपी करने से वो उसको पहचान लिया है, तो वो ये फैक्ट है, वो उसकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर रहा है। उसके बाद विच शोज़ द रिलेशनशिप, अगर दो बंदों का कोई चीज़ रिलेशनशिप कर दे। अब देखो ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उस टाइम वो उसका क्लाइंट भी था। तो क्लाइंट जब वो बंदा होगा किसी का या उसका कस्टमर होगा तो हो सकता है उसके ऊपर वो डोमिनेट, अपनी विल डोमिनेट करने की कोशिश करे, हो सकता है ये भी सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जो उसकी फेवर का था उसके अगेंस्ट में था। तो अगर ऐसा कोई फैक्ट आ जाता है जिससे वो उसके रिलेशनशिप का पता चलता है तो कोर्ट उस रिलेशनशिप को रेलिवेंट सेक्शन 9 में मान सकती है और उस ट्रांजैक्शन को भी देख सकती है कि ये इनके रिलेशनशिप क्या है और ये ट्रांजैक्शन उसी रिलेशनशिप का पार्ट थी या नहीं थी। विच शो द रिलेशनशिप ऑफ पार्टी बाय होम सच फैक्ट इज़ ट्रांजैक्टेड। मर्डर क्या एक भाई ने किया है, एक साले ने किया है, या उस टाइम पे उनका कितना था, आपस में प्यार नहीं था, आपस में झगड़े थे, क्या था, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ है उसमें विच फिक्स द टाइम और प्लेस। अब देखिए एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन एक जगह रुकी और वहाँ पे एक लाश पाई गई, लाश पाई गई और लाश के जो जेब में एक टिकट पाई गई। टिकट कहाँ से लेके कहाँ तक थी, हमें इस बात का अंदाज़ा लगा सकती है कि ये बंदा जब ट्रेन में चढ़ा तो इस स्टेशन से चढ़ा है और इस स्टेशन तक, जिस स्टेशन उसकी लाश है पाई गई है, अगर मान लो एक बंदे के पास टिकट थी दिल्ली से लेके मान लो बठिंडा तक की और लाश पाई गई फिरोजपुर में, बठिंडा के बाद आता है फिरोजपुर, तो फिरोजपुर में अगर लाश पाई जाती है, अगर टिकट उसके पास ऐसी थी तो ये समझा जाएगा कि उसका कत्ल पक्का दिल्ली और बठिंडा के बीच हुआ है। ये हो सकता है, एस्टेब्लिश हो सकता है। और उसमें जो जितने भी कस्टमर वहाँ पे, जितने भी वो रेलवे में जर्नी कर रहे थे, उनसे पूछताछ की जा सकती है रेलवे से रिकॉर्ड निकाल के। तो अगर ये टिकट है जो टिकट है वो फैक्ट नेसेसरी हो सकता है जो विच फिक्सेस द टाइम और प्लेस,
कि वो पार्टिकुलर टाइम बता सकता है किस टाइम ये मर्डर हुआ है। तो इस तरह से चीज़ें आपने देखनी है। तो सेक्शन 9 में घबराने वाली बात, ये सेक्शन बड़े लगते हैं, लेकिन अगर इसको आप डायग्राम के साथ करोगे तो बड़े छोटे लगेंगे, बड़ा आसान है, अच्छा आपको मज़ा आएगा इसको करने के लिए। उसके बाद इसकी जो इलस्ट्रेशन है मैंने आपको बताया कि वो आप खुद करोगे, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। और जो वर्ड एक्सप्लेन है वो रीज़न बताता है हैपनिंग का, कि ये रीज़न है। और जो वर्ड इंट्रोड्यूस है वो बैकग्राउंड बताता है अंटायर हैपनिंग का, अंटायर जो इवेंट होती है, हैपन्ड होती है। तो ये दोनों में फ़र्क है, ये आप चीज़ें देख सकते हो। तो आज के लिए सेक्शन 7, 8, 9 मैंने पढ़ा है, इसको अच्छे से पढ़िए खुद भी, और आज की क्लास ख़त्म होती है। और जिन लोगों ने मेरी क्लास शेयर नहीं की है उसको शेयर करते रहिए, ताकि दूसरे बंदों को भी इसका बेनिफिट हो। तो थैंक यू सो मच। अगली क्लास अपने अगले टाइम के मैं बताऊंगा कब लेनी है। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।